हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि हिंदी के आदि कवि सहरपाद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहपाद। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है जो कि अपना काव्य खंड से आता है। और याद रखिएगा कि गुरु नानक जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूछा कि गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक आप लोग याद रखिएगा सिख धर्म, यानी कि सिख धर्म तो आप लोग जानते ही हो, सिख धर्म के पहले गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए मछली कहानी आपके चैप्टर के अंदर दिया गया है हिंदी में। और वो जो कहानी है उस कहानी के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि मध्यम निम्न वर्ग के जीवन का क्या है? वर्णन है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो देखिए पेड़ पर कमरा एक रचना है और पूछ रहा है कि ये जो रचना है ये किन की है, किसने इसको लिखा है। तो याद रखिएगा कि इसको किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। और विनोद कुमार शुक्ल ने और क्या लिखा है? तो मछली जो कहानी है उसे भी विनोद कुमार शुक्ल ने ही लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि कौन ठंड से कांप रहा था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए मछली कहानी का ही क्वेश्चन है। और मछली कहानी के अंदर क्या था? तो एक सत्तू था और सत्तू जो था ये ठंड से कांप रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ये सत्तू कौन था? तो जो लेखक है लेखक है उनके ये भाई थे, छोटे वाले भाई थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मसाला कौन पीस रही थी। तो देखो जब घर में मछली आया था मछली कहानी के अंदर, तो उसको मछली को बनाने के लिए मतलब उसको पकाने के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की जो माँ थी वो पीस रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो देखिए झोला जो था मतलब जब लेखक के यहाँ मछली खरीदा करके आया था तो झोले में कुल मिलाकर के 3 मछली थी। और इस 3 में से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर चुकी थी। तो ये भी पूछेगा कि कितनी मछली जिंदा थी। तो आप लोग कहिएगा कि 2 मछली जिंदा थी। और पूछेगा कि कितनी मछली मर चुकी थी। तो 1 मछली मर चुकी थी। और कुल मछलियाँ कितनी थी? 3 थी। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। उनके अनुसार यानी कि महात्मा गांधी यह कहते हैं कि सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध जो है ये सबसे अच्छा शिक्षा है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। तो देखिए हिंद स्वराज भी एक अच्छा खासा पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इसके लेखक कोई और नहीं महात्मा गांधी है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। इसी के साथ आप लोग एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो भी गांधी जी की ही रचना है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन हैं। तो देखिए आपका चैप्टर 5 या चैप्टर 6 है परंपरा का मूल्यांकन। और पूछ रहा है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या का पाठ है। तो परंपरा का मूल्यांकन पूछ रहा है कि ये निबंध है, स्मरण है, लघु कथा है या फिर कहानी है। तो याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रकार का निबंध है यानी कि लेख है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि साहित्य किस परंपरा का पूर्ण किस व्यवस्था में संभव है। तो देखिए साहित्य की परंपरा का पूर्ण जो अध्ययन है ये आप लोग याद रखिए किस तरीके की व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला आपसे कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां कौन से बात को बजाते थे। तो याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई को बजाते थे और इनका जन्म जो है हमारे ही बिहार के डुमराव गांव में हुआ था और इनके साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था और उस मुस्लिम पर्व का नाम था मुहर्रम। तो मुहर्रम का नाम बिस्मिल्लाह खां के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है ये बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि इबादत का अर्थ क्या है। तो देखिए मुसलमानों में एक इबादत होता है और इबादत का अर्थ आप लोग याद रखिएगा उपासना होता है। क्या होता है, उपासना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अविन्यू कहाँ है। तो देखिए अविन्यू नाम का एक शहर है और पूछ रहा है कि ये जो शहर है ये किस देश में है, फ्रांस में है, रूस में है, भारत में है या फिर मिस्र में है। तो भारत में तो ऐसा कोई शहर नहीं है, रूस में भी नहीं है, मिस्र में भी नहीं है, लेकिन अविन्यू जो शहर है ये फ्रांस में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ला शतरुज क्या है। तो देखिए ला शतरुज के बारे में पूछ रहा है कि यह क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये फ्रांस में ही एक प्रकार का ईसाई मठ है। ईसाई धर्म आप लोग जानते होंगे, तो उन्हीं का एक मठ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो देखिए सबसे पहले तो पंडित बिरजू महाराज क्या थे, तो एक प्रकार के कलाकार थे यानी कि डांसर थे। और ये किस पीढ़ी के थे, तो ये लखनऊ घराने के थे। और ये किस पीढ़ी के थे ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि बिरजू महाराज लखनऊ के किस पीढ़ी के थे, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो देखिए एक अकादमी है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक और पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो आप सभी को पता होगा कि ये दिल्ली में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पिताजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे। तो बिरजू महाराज कौन थे, कथक डांसर थे। और ये इनकी जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो पूछ रहा है कि उस समय इनकी उम्र क्या थी। तो याद रखिएगा कि इनकी जो उम्र थी ये बस कितने के थे, 9.5 साल के थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष के उम्र में मिला था। तो देखिए बिरजू महाराज जो थे इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो पूछ रहा है कि ये पुरस्कार कितने वर्ष की उम्र में मिला था। तो याद रखिएगा कि जब बिरजू महाराज 27 साल के थे तब उनको ये अवार्ड मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जनतंत्र के जन्म के कवि कौन हैं। तो देखिए एक कविता है जनतंत्र का जन्म और इसके कवि के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि इसके जो कवि है ये रामधारी सिंह दिनकर है और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के ही बेगूसराय जिले में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि इस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो पूछ रहा है कि ये किस देश में है। तो परमाणु बम जापान में गिरा था और जापान के हिरोशिमा शहर पे गिरा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए नगर नाम का एक कहानी है और इस कहानी का मुख्य पात्र पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसके मुख्य पात्र कौन है, पपत्ती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि नगर कहानी में किस शहर का वर्णन है। तो नगर कहानी जो है इसमें किसी एक शहर का वर्णन किया गया है। तो पूछ रहा है कि किस शहर का वर्णन है, तो याद रखिएगा मदुरै शहर का वर्णन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था उसका नाम आप लोग याद रखिएगा अच्युत था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो देखिए इस कहानी का नाम ही है दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा ऑब्वियसली बात है कि दही बेचेगी, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो देखिए लक्ष्मण कौन था, तो जो लक्ष्मण था ये लक्ष्मी का पति था और ये कहाँ नौकरी करता था, तो ये कोलकाता शहर में नौकरी करता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर कोलकाता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए आधुनिक सभ्य समाज जो है ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो पूछ रहा है कि क्यों आवश्यक मानता है, क्या बात है जो आवश्यक मानना पड़ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्यों आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। सबसे पहले मेघदूत क्या है, तो मेघदूत जो है ये कालिदास जी की एक रचना है। और कालिदास तो आपको पता है कि संस्कृत के अंदर रचना करते हैं। तो इसको संस्कृत से जर्मनी में कन्वर्ट यानी कि अनुवाद किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा।